एवरीवन, बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के ऑनलाइन एजुकेशन में मैं स्वाति तांदळे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम हमारे हिंदी विषय का जो पूरक पठन का पाठ है ठेस, उसका रिवीजन करेंगे। इस पाठ के लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु जी। आज हम इस पाठ का सारांश देखेंगे, शॉर्ट में हम उसकी समरी देखेंगे और उस पे जो स्वाध्याय है या फिर कृति पत्रिका में जो प्रश्न आते हैं उसका हम रिवीजन करेंगे। तो ठेस यह जो पाठ है इसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु जी। वो जो है वो हिंदी कथाकार का रुख बदलने वाले आजादी के बाद के प्रेमचंद के नाम से भी पहचाने जाते हैं। उनकी कहानियां और उपन्यासों में आंचलिक जीवन की धुन, गंध, लय, ताल, सुर, सुंदरता, कुरूपता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। ये पाठ हम जब पढ़ते तब हमें लेखक की लेखन शैली का पता चलता है। आपकी भाषा शैली में एक जादुई असर मिलता है। इस प्रकार इन्होंने जो लेखन किया है बहुत ही हम जब पढ़ते हैं तो बहुत ही प्रभावी लेखन है इनका। अब आज का जो पाठ है उस पाठ में हमें क्या बताया कि ये जो है आज का पाठ ये कहानी बिहार के ग्रामीण जीवन पर आधारित है। इस कहानी के माध्यम से कथाकार ने ग्रामीण जीवन, सामाजिक संबंध, कारीगरी, कारीगरों के स्वाभिमान आदि को बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रित किया है। हम देखते हैं कि ग्रामीण जीवन में जो कारागिर काम करते थे तो उनका जीवन कैसा था या फिर उनके अंदर किस प्रकार की कलाएं थी, ये सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। आप चित्र में देख सकते हो यहाँ पे चिक अर्थात पर्दा। तो एक कारीगर ने बनाया हुआ पर्दा कितना सुंदर है, उसकी कलाकृति कितनी सुंदर है हम देख सकते हैं। और शीतल पाटी की, यहाँ पे शीतल पाटी भी शब्द आया है। हमारे कहानी में जो कारागिर है वो शीतल पाटी चिक बुनता था। तो शीतल पाटी का मतलब है चटनी। तो बहुत ही सुंदर कारागिरी थी उसकी। या फिर टोकरियां, इस प्रकार वो काम करता था। तो शॉर्ट में हम देखेंगे कि क्या है इस पाठ में कि सिरचन नाम का एक कारागिर है। और आज के दौर में क्या है कि लोग उसकी गिनती मतलब वो काम नहीं करता है खेती बाड़ी की, इस प्रकार समझते हैं लोग उसे। बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं कि बेगार का अर्थ क्या है कि बिना मजदूरी लिए जबरदस्ती लिया गया काम। जो काम करने के लिए लोग आते हैं उनको मजदूरी नहीं दी जाती। और इसलिए क्या हुआ है कि खेत खलियान, खेत का जो भी काम रहेगा तो कोई भी सिरचन को नहीं बुलाता था, क्योंकि सिरचन एक कारागिर था। और वो जो है वो अलग अलग चीजें ऐसी बांस की तीलियों से अलग अलग चीजें बनाता था, तो उसको खेत का काम नहीं आता था। इसके लिए लोग उसे ऐसा ही समझते थे। और आज लोग सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर और चटोर, चटोर का अर्थ है कि स्वादिष्ट चीज खाने वाला, तो इस प्रकार उसे समझते हैं। लेकिन इससे पहले एक समय था कि उसकी मड़ैया मतलब झोपड़ी के पास बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। बड़े बड़े लोग उसके पास आते थे उससे वो चीजें बना के लेने के लिए। और सिरचन अकेला ऐसा इंसान था उनके गांव में या फिर आस पड़ोस के गांव में कि वो अकेला ऐसा इंसान था, वो उसमें वो कारागिरी थी। तो शहर से भी लोग उससे वो चीजें बना के मांगते थे। तो लेखक के घर में सिरचन को बहुत मान सम्मान दिया जाता था। उससे अलग अलग चीजें बना के ली जाती थी। और जो सिरचन है वो किस प्रकार काम करता था, अभी कुछ चीज बना के देनी है तो पैसे नहीं लेता था, तो क्या करता था, वो चीजें बनाने के बदले में वहां पे वो खाना खाता था या फिर उस घर की तरफ से भी कपड़े, पुराने कपड़े दिए जाते थे तो वो लेके आता था। इस प्रकार मतलब बिना पैसे लिए वो अपने कारागिरी से काम करता था। तो वहां पे सिरचन को घर पे बुलाने से पहले देखो, सिरचन की कारागिरी इतनी सुंदर थी कि लोग दूर दूर से उससे वो चीजें बना के लेके जाते थे। लेकिन वो किसी अपनी कारागिरी का पैसा नहीं लेता था। और लोग सिरचन को चटोर भी समझते थे कि ये मतलब खाने पीने के मामले में बहुत ज्यादा ध्यान देता है, कि किसी के घर पे काम पे जाने से पहले वो पूछता था कि आज घर में खाने के लिए क्या बनाया है। सिरचन जो है वो जाति का कारागिर है। और लेखक बताते हैं कि उन्होंने घंटों बैठकर उसके काम करने का जो ढंग है वो देखा है। एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर वो बड़े जतन से कुच्ची बनाता, फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त हो जाता।
और काम करते समय इतना तन्मय होके वो काम करता था कि उस काम में किसी ने बाधा डाल दी तो उसको बहुत गुस्सा आता था और बोलता था कि ये काम आप किसी दूसरे से करवा लो। मतलब काम के प्रति वो कितना प्रामाणिक था, कितने अच्छे से वो काम करता था और बिना मजदूरी के पेट भर भात पर ही वो काम करता था। दूध में कोई मिठास न मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाला वो नहीं बर्दाश्त कर सकता था। और मतलब खाने पीने की चीजें थोड़ी कम ज्यादा रहेगी तो भी चलेगा, लेकिन सिरचन से जो लोग बात करते हैं वो बात अच्छे से करनी चाहिए, उसको मान सम्मान देना चाहिए, उसकी कला का सम्मान वहां पे होना चाहिए। ये बातें उसे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण लगती थी। और अलग अलग प्रकार के व्यंजन घर पे बना के फिर सिरचन को बुलाया जाता था कि तली बघारी हुई तरकारी, दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध, इन सबका प्रबंध पहले कर लो, तब सिरचन को बुलाओ। दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। और पूरे दिन भर सिरचन वहां पे काम कर रहा है तो उसको खाने में अच्छी ही चीजें लगती थी। इस प्रकार उसका काम था। और लेखक के घर भी उसका बहुत बार आना जाना रहता था। अलग अलग चीजें उन्होंने सिरचन ने लेखक के घर पे बना के दी थी। यहाँ पे मोती घास और पटेर की रंगीन शीतल घाटी, बांस की तीलियों की झिलमिलाती चीख, सतरंगे डोर के मोढ़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी, टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। और ये जो कारागिरी है सिरचन की, ये जो काम कर रहा है कि गांव में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था कि सिरचन के सिवाय वो काम कोई दूसरा करता था। और पेट भर खिला दो, और इस काम के बदले वो क्या करता था, उसे सिर्फ पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक हाथ पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा करो। कि जब भी उसका काम पूरा हो जाएगा जितने भी दिनों में, तो क्या करना है कि घर में जो पुराने कपड़े रहते वो पुराने कपड़े देकर उसको विदा करो, उतना ही उसको दे दो, फिर वो कुछ नहीं बोलेगा और वो काम पूरा करके देगा। तो इस प्रकार ये सिरचन की कारागिरी है या फिर काम करने का ढंग है। यहाँ पे क्या हुआ है, अभी लेखक बताते हैं कि उनकी जो छोटी बहन है वो ससुराल जा रही थी, मानू नाम था उसका। और उसके दूल्हे ने पहले ही चेतावनी दी थी, मतलब पहले ही बोला था कि मानू के साथ आप मिठाई नहीं भेजोगे तो भी चलेगा, लेकिन 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पार्टियों के बिना मानू नहीं आनी चाहिए। कि आप मिठाई या फिर जो गिफ्ट्स भेजे जाते हैं वो कुछ नहीं देना है, लेकिन सिरचन जो है उससे चिक मतलब जो पर्दे है 3 जोड़ी फैशनेबल चिक बनाने हैं, और शीतल पाटियां जो चटाइयां हैं वो 2 चटाइयां बना के उसके साथ भेजना है। तो इस प्रकार अभी ये सब चीजें सिरचन से बनवा के लेनी है। तो लेखक के माँ ने क्या किया है, सिरचन को बुलाकर बताया है कि मानू के घर पे ये सब चीजें देनी है और तुम यहाँ पे आके अभी से काम शुरू कर लो। इस बार मैं क्या करूंगी, तुम्हें नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली। मतलब अभी इतना सारा काम करके लेना है, बेटी के ससुराल वालों को ये सब चीजें देनी है, तो लेखक की माँ बोलती है कि इस बार मैं तुम्हें असली मोहर छाप वाली नई वाली धोती दिला दूंगी। और सिरचन सिर्फ क्या काम के बदले क्या मिल रहा है, इसी वजह से अच्छा काम नहीं कर रहा, तो लेखक के घर पे जो उसका आना जाना था या फिर उसे मान सम्मान मिलता था, उसकी वजह वो वहां पे जाके अच्छा काम करता था। तो उसने वहां पे जाके काम शुरू किया है। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तीलियां और कमानियों का को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर वह चिक बुनने बैठा। 1.5 हाथ की बिनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज बन रही है। और सिरचन जो चीजें बना रहा है, इस बार लोगों को समझ में आ रहा है कि सिरचन इतना मन लगा के इतने अच्छे से बना रहा है, तो कुछ तो नया, नए फैशन का अलग ही वो अच्छा बना रहा है। तो उनके घर में जो मंजली भाभी है उनसे रहा नहीं गया, और वो पर्दे के आड़ से उसे बोलती है कि मुझे पता होता कि मोहर छाप वाली धोती देने से अच्छी चीज बनती है तो मैं भैया को खबर भेज देती, और उनसे भी मोहर छाप वाली धोती ले लेती, अच्छी चीजें बना के लेती। मतलब अभी वो सिरचन को बोलने लगी है। तो सिरचंद तो काम में व्यस्त होता है, तो वो कुछ उसके का वो जब ये बात सुनता है तब बोलता है कि मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती, कि मैं हर किसी के लिए ये सब काम नहीं करता हूँ कि आप मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता और महंगे जो गिफ्ट है वो मुझे दे देते तो भी मैं ये काम नहीं करता। मानो दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है, और इसीलिए, और मानो दीदी का जो दूल्हा है, पति है, वो अफसर है, इसीलिए ये सब मैं काम कर रहा हूँ।
इसके बदले में मुझे जो मिल रहा है उसके लिए मैं ये सब नहीं कर रहा हूँ, इस प्रकार वो बताता है। और इस बात से मंजली भाभी नाराज हो जाती है। तो उनकी जो चाची है लेखक की, वो भी उसमें बात करने लगती है और उनकी बहस होने लगती है कि किससे बात करती है बहू, मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू, बेटी के विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखती है ना। तो शादी का घर है, वहां पे जो खाने पीने के लिए अच्छी चीजें मिलेगी उस पे भी वो ध्यान दे रहा है। इस प्रकार उसे वो बातें सुना रहे हैं। अभी सिरचन अपना काम पूरा कर रहा है। दूसरे दिन उसने पहली पाती में 7 तारे जगमगा उठे, 7 रंग के, उसने 7 रंग के वहां पे अभी बनाना शुरू किया है। अपने काम में वो मगन है। सिरचन को खाने पीने की भी सुध नहीं रहती, और एक बार काम में लग गया तो उसे खाने पीने की भी सुध नहीं रहती कि समय समय पे खाना चाहिए या फिर पहले अपना काम पूरा करना चाहिए और वो अच्छे से करना चाहिए, इस पे वो ध्यान देता है। और माँ, लेखक की माँ जो है रसोई घर में पकवान बनाने में व्यस्त थी। और वो बोलती है, जब सिरचन सुबह आता है तो उसे जो नाश्ते के लिए दिया जाता है तो वो बोलती है कि सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं दी। तो सिरचन बोलता है, मैं बूंदिया नहीं खाता हूँ, क्योंकि सिरचन को चिवड़ा ही खाने के लिए दिया था और गुड़ का ढेला सूप में उसके साथ दिया था। तो मतलब नाश्ते में उसको अच्छी चीजें नहीं दी थी, लेकिन सिरचन अपने काम में लगा हुआ है, उसे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मंजली भाभी है, तो वो मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली जाती है। अभी सिरचन को क्या हो रहा है कि ये मंजली भाभी या फिर जो चाची है वो उसका अपमान कर रहे हैं, बार बार उससे अलग अलग बातें बोल रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, सिरचन की उनके साथ बहस हो रही है। और मंजली भाभी जो है वो दुलारी माँ की दुलारी बहू है। और लेकिन बदकुट्टी करने की जरूरत नहीं है, तुम अपना काम ही करो। और इससे क्या होता है, सिरचन का मुंह लाल हो गया, उससे बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कोई जवाब नहीं देता, अपना काम शुरू ही रहता है, रखता है। और मानो भी ये सब देख रही है। लेकिन सिरचन का बात बात पर जो अपमान हो रहा है उससे बर्दाश्त नहीं होता, और बाद में चाची चाची से भी बहस हो जाती है। और ये सब बहस होने के बाद क्या होता है कि सिरचन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए। मानो कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा, पान को मुंह में घुलाता रहा। फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पीक थूक आया, अपनी छुरी और यहाँ पे उसको अलग अलग बातें सुनाई दे रही, तो वो वहां पे अपमानित हुआ है, उसके ये दुख हुआ है। तो वो जो चिक है, वो आधी अधूरी चिक वहां पे रख के, अपना पूरा सामान झोले में रख के वो वहां से निकल रहा है। मानो वहां पे कुछ नहीं बोली, चुपचाप वो अधूरी चिक देख रही है। और उसे बहुत दुख हुआ है कि मतलब ये जो बहस हुई है, इसकी वजह से सिरचन ने अपना काम अधूरा छोड़ के वो चला गया है। अभी ये शीतल पार्टी या फिर चिक बनाने का काम दूसरा कोई नहीं करेगा। तब माँ बोलती है कि जाने दे बेटी, मैं तुम्हें मेले से खरीद कर ये सब चीजें भेज दूंगी। और लेखक सिरचन को मनाने के लिए उसके घर पे जाते हैं। तब देखते कि वो एक शीतल पार्टी जो है, वो फटी हुई शीतल पार्टी पे लेटकर बैठा हुआ है। और लेखक को देखते ही बोलता है कि मैं कान पकड़ता हूँ, अब नहीं, मुझे मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करना है, कौन पहनेगा। सिरचन की जो पत्नी है वो उसकी मृत्यु हो गई है, तो वो बोलता है कि वो हमारी बेटे बेटियों को ले गई अपने साथ। मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता क्या, लोगों के यहाँ मुझे काम के बदले खाना क्यों खाना पड़ रहा है, कि मेरी पत्नी घरवाली यहाँ पे नहीं, जिंदा नहीं है, इसलिए मुझे ये सब चीजों का सामना करना पड़ता है। और ये जो शीतल पाटी है, ये जो चटाई है, ये उसी ने बुनी हुई है। और इसे छूकर आज मैं कहता हूँ कि अब मैं काम नहीं करूंगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, इज्जत मिलती थी मुझे, लेकिन वहां पे भी मुझे अपमानित होना पड़ा है। समझ गया, कलाकार के दिल में ठेस लगी है। और एक कलाकार जो है उसका आत्मसम्मान, स्वाभिमान बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है, लेकिन आज उसके दिल में ठेस लगी है, ये काम फिर से मैं नहीं करूंगा। तो इस प्रकार वो दुखी हुआ है। लेखक भी वहां से चले जाते हैं। मानू भी दुखी हुई है, अभी मानू को ससुराल पहुंचाना है। लेखक उसको स्टेशन पे लेके जाते हैं।
और स्टेशन पे जाने के बाद गाड़ी आ जाती है, सामान गाड़ी में चढ़वा लेते हैं और दरवाजा बंद करने लगते हैं, तभी सिरचन वहां पे स्टेशन पे आ जाता है, ये सब चीजें बना के और अपने हाथों से ये सब चीजें बना के लेके आता है और दौड़ता हुआ आता है और बोलता है दरवाजा खोलिए, मानो दीदी कहाँ है, एक बार देखूं। तो लेखक दरवाजे खोल देते हैं और मानो सिरचन को देखती है तो बहुत खुश हो जाती है, सिरचन दादा। मानो इतना ही बोल सकी और खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हकलाते हुए चाहिए थी, शीतल चिक और एक जोड़ी आसनी कुश, ये सब चीजें मैं बना के लाया हूँ, ये सब आपके लिए लाया हूँ। तो ये सब चीजें वो दे देता है। मानो मोहर छाप धोती का दाम निकाल कर देने लगी और मानो को लगता है कि इसने अभी ये सब काम किया है तो मोहर छाप वाली धोती के जो पैसे ये सिरचन को देने चाहिए वो देने लगती है। तब सिरचन दोनों हाथ जोड़ लेता है और बोलता है कि ये तो सब चीजें उसने मानू दीदी के लिए बना के दी थी ना, पैसे के लिए। तब मानू फूट फूट कर रो रही थी और लेखक जो है वो बंडल को खोलकर देखने लगे कि ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। और सिरचन ने इतना अपमानित होने के बाद भी इतने अच्छे से अपना काम पूरा करके अपना जो वादा है वो निभाया है। एक कलाकार सच में अपने कला के प्रति कितना स्वाभिमानी रहता है, उसकी कला का हमें सम्मान करना चाहिए, ये सब बातें यहाँ पे हमें समझ में आती है। ठेस इस कहानी के माध्यम से लेखक फणीश्वर नाथ रेणु कलाकार के व्यक्तित्व का वर्णन हुए शिक्षा प्रदान करते हैं कि कलाकार किसी भी धर्म, जाति और वर्ग का हो, उसे अपनी कला का अभिमान होना चाहिए, उसे स्वाभिमान के मूल्यों को समझते हुए हर परिस्थिति में अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए। तो इस पाठ में जो कुछ मुहावरे आए हैं वो हम देखेंगे। अभी क्या है, परीक्षा में आपको मुहावरों का प्रश्न आता है, मुहावरा दिया जाता है, उसका अर्थ लिख के वाक्य में प्रयोग करना, ये प्रश्न आता है। या फिर वाक्य दिया जाता है, वाक्य में मुहावरे का अर्थ लिखा होता है, तो उस अर्थ की जगह पे कौन सा मुहावरा हम उचित है, वो उचित मुहावरे का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखने के लिए प्रश्न आता है। मुंह लाल होना, इसका अर्थ है क्रोधित होना। ठेस लगना मतलब दुखी होना, कि कला का अपमान होने से राम के मन को ठेस लगी, इस प्रकार हम वाक्य लिख सकते हैं। फूट फूट कर रोना मतलब जोर जोर से रोना, कि माँ की नाजुक हालत देखकर बेटा फूट फूट कर रोने लगा, इस प्रकार इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। या फिर मुंह लटकाना मतलब निराश होना। इस प्रकार जो मुहावरे आए हैं उन मुहावरों के अर्थ याद करने आपको और उनके वाक्य बनाने की भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अभी स्वाध्याय में जो प्रश्न आए देखो, ये सब प्रश्न आपको अच्छे से आपको पहले परिच्छेद अच्छे से पढ़ना है, पूरी जो कहानी है वो अच्छे से पढ़नी है और उस पे आधारित जो प्रश्न पूछे हैं उनके उत्तर परिच्छेद में से ही लिखने हैं। तो पहला प्रश्न आता है, संजाल पूर्ण कीजिए। आपको जैसा संजाल यहाँ प्रश्न में दिया है वैसा संजाल, वैसी आकृति बनानी है और प्रश्न का उत्तर जो है परिच्छेद में से ढूंढ के आपको वहां पे लिखना है, उस बॉक्स में लिखना है, ठीक है। तो प्रश्न क्या है, सिरचन को आने वाले काम। अभी हमें पाठ में बताया है कि सिरचन को कौन कौन से काम आते थे, वो काम हमें यहाँ इस बॉक्स में लिखने हैं। कौन से काम आएंगे कि मोथी घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी, वो शीतल पाटी बनाता था, तो मोथी घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी। सतरंगे डोर के मोढ़े, हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी और बांस की तीलियों की झिलमिलाती चिक, ये सब काम सिरचन को आते थे, ये काम हमें यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न है कृति पूर्ण कीजिए। यहाँ पे भी ये प्रश्न आपको एक एक अंक के लिए पूछे जाते हैं, तो प्रश्न में क्या पूछा है वो हमें पहले समझ लेना है और परिच्छेद में से या फिर हमने जो कहानी पढ़ी है उसमें से आपको ये उसके उत्तर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है, सिरचन का मेहनताना। सिरचन का मेहनताना मतलब वो जो काम करता था उसके बदले वो उसे क्या देना पड़ता था, तो उसका उत्तर आएगा पेट भर खाना, एक हाथ पुराना धुराना कपड़ा। कि हमें लेखक ने बताया कि सिरचन जो काम करता था उसके बदले उसके पेट भर खाना देना पड़ता था और एक हाथ पुराना धुराना कपड़ा देना पड़ता था, ठीक है। दूसरी कृति है, मानो को उपहार में मिला। अब ये जो मानो है उसको उपहार में क्या क्या मिला है, तो कहानी के अंत में हमने देखा है कि शीतल पाटी मिली है और क्या मिला है, दूसरा चिक और एक जोड़ी आसनी कुश की। चिक दिया है और
एक जोड़ी आसनी पुष्प की भी वहां पे दी है। तो ये उत्तर आपको यहाँ पे लिखने हैं। तीसरा प्रश्न है सिरचन को लोग कहते। अभी सिरचन को लोग क्या कहते थे कि परिच्छेद में वो आया है, मुफ्तखोर और कामचोर। तो ये उत्तर आपको लिखने हैं। ये जो कृति के प्रश्न है ये एक एक अंक के लिए परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है। तीसरा प्रश्न है वाक्यों का उचित क्रम लगाकर लिखिए। ये प्रश्न भी हमें 2 अंक के लिए पूछा जाता है कि परिच्छेद में से या फिर कहानी में से, पाठ में से हमें कुछ वाक्य दिए जाते हैं और उनको जो घटनाक्रम है उसके हिसाब से उचित क्रम से लिखना है। जिस प्रकार घटनाएं घटी है उस प्रकार से लिखना है। तो यहाँ पे क्या प्रश्न दे, सांतो तारे मन पड़ गए, ये मेरी ओर से है, सब चीजें दीदी, लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं, मानो दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। तो अभी परिच्छेद में इन वाक्यों का जो क्रम आया है उस क्रम से हमें लिखना है। तो एक पहला वाक्य आएगा, लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं। दूसरा वाक्य आएगा, मानो दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। तीसरा वाक्य, सांतों तारे मंद पड़ गए। और चौथा वाक्य जो अंत में आएगा कि ये मेरी ओर से है, सब चीजें है दीदी। इस प्रकार आपको उचित घटनाक्रम लिखना है। ये भी 2 अंक के लिए प्रश्न आता है। और हमारे जो हमें परीक्षा में जो परिच्छेद दिया जाता है तो उस पे आधारित स्वमत अभिव्यक्ति का प्रश्न पूछा जाता है। तो उसका वो प्रश्न भी 2 अंक के लिए पूछा जाता है। यहाँ पे प्रश्न हम देख सकते हैं कि कला और कलाकार का सम्मान करना हमारा दायित्व है। इस कथन पर अपने विचारों को शब्दबद्ध कीजिए। अभी हमने ये पूरी कहानी पढ़ने के बाद, सुनने के बाद हम इस यहाँ पे जो प्रश्न पूछा है इसका उत्तर अपने मन से लिख सकते कि कला और कलाकार का सम्मान करना हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। हमें क्यों कला का सम्मान करना चाहिए, बात हमें यहाँ पे लिखनी है कि यहाँ पे आप अपने मन से लिख सकते हो कि जीवन में कला का विशेष महत्व है, के विश्व में निखार आती है। कला कला जो है हर हर व्यक्ति में ये कला नहीं रहती है। कुछ व्यक्तियों में ही, कुछ कलाकारों में ही ऐसी अलग अलग कलाएं रहती है। तो हमें इससे कला का सम्मान करना चाहिए। कलाकार अपनी कलाओं के द्वारा जन समुदाय में उत्साह निर्माण करता है। जिस व्यक्ति के पास अद्भुत और कलात्मक कला होती है वह कलाकार कहलाता है। और हर, मैंने पहले ही बोला, हर किसी व्यक्ति के पास तो कला, अलग अलग कलाएं रहती है, मतलब अलग अलग गुण रहते हैं। तो जिस व्यक्ति के पास अद्भुत और कलात्मक कला होती है वह कलाकार कहलाता है। फिर वह एक चित्रकार हो सकता है, संगीतकार हो सकता है या मूर्तिकार हो सकता है। कलाकार समाज का महत्वपूर्ण अंग होते हैं। ये समाज की संस्कृति को प्रतिबिंबित करते हैं। हर कलाकार की कलाकृति में उसके अनेक भावनाएं एवं संवेदनाएं छुपी होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो भी कलाकार होते हैं उनकी कलाकृति में उनके मन के भाव प्रतिबिंबित होते हैं। तो वो जो मन के भाव है या फिर उनकी कला है, इसका हमें आदर करना ही चाहिए। तो ही वो कलाकार आगे बढ़ के अपनी कला का हमें और भी आनंद दे सकता है। प्रत्येक कलाकार को अपनी कला से बहुत प्रेम होता है क्योंकि यही कला उसके सुख, संतोष और कभी कभी उसके जीवन यापन का भी प्रमुख साधन होती है। और कलाकार को अपनी कला बहुत प्रिय होती है। उसका सुख, संतोष, आनंद जो है वो सब अपनी कला से ही संबंधित रहता है। कभी कभी उसके जीवन यापन, जीवन जीने का भी साधन वो कला बन जाती है। जहाँ कला और कलाकारों का सम्मान होता है वहीं विकास के साथ साथ परंपरागत सांस्कृतिक मूल्यों का सम्मान होता है। कलाकार की कला का सम्मान ही कलाकार को सम्मान देना होता है। अतः हमें सदैव कला और कलाकार का सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार आप अपने विचार, जो भी प्रश्न आया है स्वमत अभिव्यक्ति का, उस पर आधारित लिख सकते हो। और स्वाध्याय में जो व्याकरण के जो प्रश्न आए हैं भाषा बिंदु के, तो वो हम देखेंगे कि काल परिवर्तन जो हमने पढ़ा हुआ है तो उस पे आधारित कुछ प्रश्न यहाँ पे गए हैं। तो कोष्टक की सूचना के अनुसार निम्न वाक्यों का काल परिवर्तन कीजिए। अभी हमें कृति पत्रिका में भी वाक्य दिए जाते हैं और जो कोष्टक है ब्रैकेट में हमें बताया जाता है कि कौन से काल में इसका काल परिवर्तन करना है। तो वो आपको पढ़ना है ठीक से और उसका जो काल में काल परिवर्तन करने के लिए बोला है उसमें ही परिवर्तन करना है। अभी यहाँ पे फर्स्ट जो है आप देख सकते हो, अली घर से बाहर चला जाता है। ये जो वाक्य है इस वाक्य का सामान्य भूतकाल में हमें परिवर्तन करना है। तो उसका उत्तर आएगा, अली घर से बाहर चला गया। देखो भूतकाल है तो चला गया हमने लिखा है। दूसरा वाक्य है, आराम हराम हो जाता है।
अभी इस वाक्य को दो अलग अलग काल में हमें परिवर्तन करना है, पूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण भविष्य काल। तो पूर्ण वर्तमान काल में हम कैसे लिख सकते हैं इस वाक्य को? आराम हराम हो गया है। ठीक है, ये पूर्ण वर्तमान काल हो गया। और ये जो दूसरा वाक्य है कि आराम हराम हो चुका होगा, भविष्य काल में हम होने वाली घटनाएं लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आराम हराम हो चुका होगा। ठीक है, तीसरा वाक्य है सरकार एक ही टैक्स लगाती है। तो इसका हमें सामान्य भविष्य काल में ये वाक्य लिखना है कि सरकार एक ही टैक्स लगाएगी, घटने वाली घटनाएं, भविष्य काल में घटने वाली घटनाएं हम लिखते हैं। आप इतनी देर से नाप तोल करते हैं। अभी ये वाक्य हमें अपूर्ण वर्तमान काल में लिखना है। अपूर्ण वर्तमान काल में रहा रहे इस ये शब्द का हम प्रयोग करते हैं। अपूर्ण जो भी काल रहेगा, अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण भूतकाल, तो रहा रहे ये शब्द आना ही चाहिए। तो यहाँ पे ये वाक्य हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि आप इतनी देर से नापतोल कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार ये जो काल परिवर्तन के प्रश्न है इनके आपको उत्तर लिखने हैं। और भी कुछ प्रश्न है कि वे बाजार से नई पुस्तक खरीदते हैं। अभी ये वाक्य को पूर्ण भूतकाल और अपूर्ण भविष्यकाल दोनों काल में हमें परिवर्तन करना है। तो पूर्ण भूतकाल में क्या आएगा? अभी भूतकाल में तो जो क्रिया हो चुकी है वो लिखते हम, तो उन्होंने बाजार से नई पुस्तक खरीदी थी। ठीक है, ये आएगा पूर्ण भूतकाल में। और अपूर्ण भविष्यकाल में हम कैसे लिखेंगे? अभी भविष्यकाल है लेकिन वो अपूर्ण है, मैंने पहले बोला है रहे शब्द तो आना ही चाहिए। तो ये वाक्य आएगा कि वे बाजार से नई पुस्तक खरीद रहे होंगे। वे पुस्तक शांति से पढ़ते हैं। इस काल का हमें, इस वाक्य का हमें अपूर्ण भूतकाल में ये वाक्य लिखना है। तो क्या आएगा वाक्य की वे पुस्तक शांति से पढ़ रहे थे। उसके बाद वाक्य है सातों तारे मंद पड़ गए। उसका अपूर्ण वर्तमान काल हमें लिखना है। वर्तमान काल है तो है शब्द आ गया, अपूर्ण है तो रहे। और इस प्रकार वाक्य में परिवर्तन करके लिखना है कि सातों तारे मंद पड़ रहे हैं। रहे हैं अपूर्ण वर्तमान काल है, इसलिए हम रहे हैं इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। यहाँ पे भी हमें अपूर्ण भूतकाल में वाक्य परिवर्तन करना है। तो भूतकाल आया तो था शब्द आ गया, अपूर्ण है तो रहा, ये रहा था, अपूर्ण भूतकाल में शब्द का प्रयोग करना ही है। तो यहाँ पे वाक्य हम लिख सकते कि मैं खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कह रहा था। इस प्रकार हमें दिए गए सूचना के अनुसार वाक्य परिवर्तन करना है। अब इस प्रश्न में आप देख सकते हो एक ही वाक्य हमें दिया है। ठीक है, ये जो एक ही वाक्य यहाँ पे हमें दिया है और क्या बताया है कि नीचे गए वाक्य का काल पहचान कर निर्देशानुसार काल परिवर्तन कीजिए। तो इस प्रकार हमें इस वाक्य का काल परिवर्तन करना है कि मानो को ससुराल पहुंचाने में ही था। तो एक ही वाक्य है, उसका है सामान्य वर्तमान। देखो, मानो को ससुराल पहुंचाने मैं ही जाता हूँ। ठीक है, सामान्य भविष्य काल में ये वाक्य लिखेंगे तो मानो को ससुराल पहुंचाने मैं ही जाऊंगा, जाने वाला हूं इसलिए जाऊंगा, भविष्य काल में जाऊंगा। अपूर्ण भविष्य काल में ये वाक्य हम लिख सकते हैं मानो को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा रहा हूँ। अपूर्ण है यहाँ पे, जा रहा हूँगा, तो ये अपूर्ण है तो रहा शब्द यहाँ पे आ ही गया है। उसके बाद पूर्ण वर्तमान काल में ये शब्द, ये वाक्य हम लिखेंगे कि मानो को ससुराल पहुंचाने मैं ही गया हूँ। ठीक है, सामान्य भूतकाल में वाक्य हम लिख सकते हैं मानो को ससुराल पहुंचाने मैं ही गया। अपूर्ण वर्तमान काल में ये वाक्य हम लिख सकते हैं मानो को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा रहा हूँ। पूर्ण भूतकाल में ये वाक्य आएगा कि मानो को ससुराल पहुंचाने मैं ही गया था। क्रिया यहाँ पे हो चुकी है भूतकाल की, तो मैं ही गया था। और पूर्ण भविष्य काल में जो है ये वाक्य लिखने के लिए हम कैसे लिख सकते हैं? मानो को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा चुका हूँगा। तो जाने वाला है तो यहाँ पे जा चुका हूँगा, हम इस प्रकार वाक्य लिख सकते हैं। और ये जो वाक्य दिया है हमें मानो को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा रहा था, ये जो वाक्य रहा था शब्द यहाँ पे आया है तो ये वाक्य है अपूर्ण भूतकाल में। ठीक है, ये वाक्य अपूर्ण भूतकाल में है और बाकी सब जो काल के प्रकार है उसमें ये वाक्य हमने परिवर्तित किया है। एक ही वाक्य अलग अलग काल में हमने परिवर्तित किया है।
ठीक है, तो इस प्रकार ये जो पाठ है इस पे आधारित जो प्रश्न कृतियां हमने देखी है वो परीक्षा में पूछी जाती है। अब ये पूरक पठन का पाठ है, हमें पता है कि पूरक पठन के जो पाठ है वो परीक्षा में हमारी कृति पत्रिका में 4 अंक के लिए उसका परिच्छेद दिया जाता है। परिच्छेद आपको ठीक से पढ़ना है और परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां करनी है कि ये परिच्छेद पे आधारित आपको 2 कृति दी जाती है 4 अंक के लिए। आकलन कृति एक रहती है 2 अंक के लिए और स्वमत अभिव्यक्ति 2 अंक के लिए आपको पूछा जाता है। तो जो प्रश्न है वो ठीक से पढ़ के आपको परिच्छेद में से उसके उत्तर ढूंढ के लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये परिच्छेद दिया है कि इस बार मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी, यहाँ से लेके बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी। तो यहाँ तक ये जो परिच्छेद है इस पर में बताइए, उस पर आधारित हमें प्रश्न पूछे या व्यक्ति में उनके उत्तर आपको लिखने हैं। तो देखो, जैसे कि हमने अध्याय में भी ये प्रश्न देखा था कि वाक्यों को उचित क्रम लगाकर लिखिए। वाक्य दिए जाते, अभी स्वाध्याय में हमने देखा कि उसमें पाठ में से वाक्य दिए गए थे। यहाँ पे इस परिच्छेद में जो वाक्य आए हैं उसमें से ही कुछ वाक्य दिए हैं और उन्हें घटना के अनुसार उचित क्रम से लगाकर हमें लिखना है। ये प्रश्न 2 अंक के लिए आता है परीक्षा में। तो यहाँ पे जो वाक्य दिए हैं कि मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है, मंजली भाभी का मुंह लटक गया, रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर सिरचन चिक बुनने बैठा, मंजली भाभी से रहा नहीं गया। अभी ये 4 घटनाएं यहाँ पे दी है तो उनको उचित क्रम से लिखना है हमें। तो उत्तर में हम क्या लिख सकते हैं कि इसमें सबसे पहले क्या हुआ है कि सिरचन अभी काम करने लगा है, तो रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर सिरचन चिक बुनने बैठा। ठीक है, ये पहला वाक्य आएगा। इसके बाद क्या हुआ है कि उसका काम देखकर मंजली भाभी से रहा नहीं गया। वो जो काम कर रहा था इतनी अच्छे से, इतनी सफाई से वो अपना काम कर रहा था, इतनी सुंदर चीजें बना रहा था, तो मंजली भाभी से रहा नहीं गया। इसके बाद तीसरा वाक्य क्या आया है कि मानो दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। ठीक है, और सबसे लास्ट में अंत में जो वाक्य आया है चौथा वाक्य कि मंजली भाभी का मुंह लटक गया, कि उनकी उसका जो काम है वो देख के या फिर उसकी बातें सुनकर मंजली भाभी का मुंह लटक गया। इस प्रकार आपको जो प्रश्न दिया है उस प्रश्न में क्या पूछा है कि उचित क्रम लगाकर ये वाक्य लिखने। तो ये तो आपको पढ़ाए हुए घटक है तो आप इजीली कर सकते हो, या फिर परिच्छेद में पढ़ के आप ये वाक्य ढूंढ सकते हो कि कौन सा वाक्य पहले आया है या फिर कौन सी घटना पहले घटी है। ये उचित क्रम लगा के आपको लिखना है। ये प्रश्न आपको 2 अंक के लिए आता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है स्वमत अभिव्यक्ति कि स्वमत अभिव्यक्ति मतलब जो परिच्छेद दिया है उस पे आधारित हमें प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पे हमें अपने विचार लिखने हैं। ये भी प्रश्न 2 अंक के लिए आता है। तो इसका भी उत्तर आप अपने मन से लिख सकते हो। उत्तर लिखते समय आपको सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी कि प्रश्न समझ के लेना है और उसका उत्तर लिखना है। तो प्रश्न क्या पूछा है यहाँ पे, मन लगाकर काम करना एक गुण है, इस विषय में अपने विचार लिखिए। कि कोई भी व्यक्ति मन लगाकर काम करता है, क्यों करना चाहिए या फिर ये एक अच्छा गुण है। तो यहाँ पे आपको अपने विचार लिखने हैं। तो आप उत्तर लिख सकते हो कि किसी भी काम को मन लगाकर अर्थात तन्मयता से करना एक गुण है। मतलब कोई भी काम रहेगा, घर में हम काम करते हैं या फिर स्कूल में जाके हम पढ़ाई करते, कोई भी काम हम तन्मयता से मन लगाकर करेंगे तो वो काम क्या होता है, अच्छा होता है, उससे हमें सफलता मिलती है। तो हमें तन्मयता से या फिर मन लगाकर काम करना अच्छा एक गुण है। उसका फल उसका फल भी हमें मिलता है। मन लगाकर किए गए काम के परिणाम हमेशा उत्तम होते हैं। और अभी आप यहाँ पे बता सकते हो कि जो काम हम मन लगाकर करते हैं उसके परिणाम उत्तम होते हैं, मतलब वो काम अच्छे से हो जाता है, उसमें हमें सफलता मिलती है। जिस काम को करने में मन लगता है वह कभी बोझ नहीं लगता। और हम अक्सर देखते हैं कि जो काम हमारी पसंद का है, मन लगाकर करते हैं, वो हमारे लिए बोझ नहीं बनता, क्योंकि वो हम अपने मन से करते हैं और हमारे मन को उससे आनंद प्राप्त होता है, समाधान प्राप्त होता है कि ये काम हम कर रहे हैं। और इसके विरुद्ध जो काम मन मारकर करना पड़े,
वह बोझ बन जाता है। कुछ काम ऐसे रहते हैं कि जबरदस्ती करने के लिए बोला जाता है, तो वो एक बोझ जैसे लगते हैं और उसमें मन नहीं लग जाता। तो ऐसे काम, जो भी काम हम मन लगा कर नहीं करते तो क्या होता है, उसमें हमें सफलता नहीं मिलती या फिर वो काम हम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक किनारे खड़े होकर नाव की तलाश करते हैं, अर्थात उचित काम और अवसर की तलाश करते रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि सामने जो काम आया है वो नहीं करना है, तो दूसरे कोई उचित काम की या फिर अवसर की तलाश करते रहते कि नहीं, इससे अच्छा काम मुझे मिलेगा, वो मैं करूंगा, उसमें मुझे सफलता मिलेगी, लेकिन जो सामने काम आया है वो मुझे नहीं करना है। कुछ लोग नौकरी में मन लगाकर काम ही नहीं करना चाहते। दूसरे साथी जब मेहनत और लगन से काम करके पदोन्नति प्राप्त करके आगे बढ़ जाते हैं, तो ईर्ष्या के वश होकर उन्हें अधिकारियों का चमचा आदि कहते हैं। तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि नौकरी रहेगी, चाहे पढ़ाई रहेगी, घर का काम रहेगा, कोई भी काम हम मन लगाकर मेहनत के साथ करेंगे तो वो काम अच्छा ही होगा। और कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि मन लगाकर काम नहीं करते, सिर्फ दूसरों के काम पे ही ध्यान देते हैं। तो ऐसी वृत्ति हमें नहीं रखनी है। हमें अपने काम जो है वो मन लगाकर करना है, या फिर हमें जो काम दिया है अच्छे से तन्मयता से हम करेंगे तो उसमें हमें सफलता प्राप्त होगी होगी। जो भी काम है, अभी छात्र काम करते हैं पढ़ाई करने का, तो वो छात्रों को मन लगा के पढ़ाई करनी, हम देखते हैं जो छात्र मन लगा के पढ़ाई करते तो वो अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उनको अच्छे अंक मिल जाते हैं। मतलब ये सब फायदा है मन लगा के काम करने का। उदाहरण भी सकते हो। ठीक है। और एक परिच्छेद हम देखेंगे कि जो हम पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। ये परिच्छेद भी आपको 4 अंक के लिए, तो ये जो आपने तो ये परिच्छेद है कि वह कुछ भी नहीं बोलेगा। यहाँ तक जो परिच्छेद आया है, तो ये पूरा परिच्छेद जब आप कृति पत्रिका लिखते हो, उसके उत्तर लिखते हो, तो ये पहले आपको परिच्छेद पढ़ना है। ठीक है। और परिच्छेद पढ़ने के बाद परिच्छेद पे आधारित कौन सी कृतियां पूछी गई है, कौन से सवाल पूछे गए हैं, वो हमें समझ के लेने हैं और उनके उत्तर जो है वो परिच्छेद में से ढूंढ के लिखने हैं। यहाँ पे देखो, संजाल पूर्ण कीजिए। तो जो संजाल दिया है, आकृति दी है, वो आपको लिखनी है वैसी ही और वो पूर्ण करके लिखनी है। तो क्या प्रश्न पूछा है? सिरचन का काम करने का ढंग ऐसा था। सिरचन जो काम करता था तो उसका काम करने का जो ढंग है, मतलब जो तरीका है, वो कैसा था? अभी परिच्छेद में लेखक ने हमें बताया है कि वो कैसे, किस प्रकार काम करता था। तो यहाँ पे आपको ये बॉक्स में वो उत्तर लिखने हैं कि एक एक मोती और पटेर की बड़ी जतन से कुच्ची बनाता। और दूसरा जो ढंग है, कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त हो जाता। तो इस प्रकार जो सिरचन काम करता था वो हमें यहाँ पे लिखना है। दूसरी कृति है स्वमत अभिव्यक्ति। इसमें आपको जो प्रश्न पूछा जाता है वो भी 2 अंक के लिए है कि खेत खलिहान की मजदूरी, इस विषय में अपने विचार लिखिए। अभी हमारा जो देश है, हमारे देश में बहुत सारे किसान है, खेती का काम करते हैं, तो खेत खलिहान की मजदूरी, इस विषय पर आपको अपने विचार लिखने हैं कि वो मजदूरी कैसे की जाती है, या फिर उस पे आधारित कुछ बातें आप लिख सकते हो। तो उत्तर इस प्रकार लिख सकते हो, देखो, भारत गांवों और खेतों का देश है। यहाँ आज भी देश की 2/3 जनता खेती से जुड़ी है। अभी हम देखेंगे तो भारत देश में 2/3 जनता जो है वो खेती का काम करती है। किसान खेत में काम करते हैं और अच्छी फसल लाते हैं, इसीलिए हमारे पूरे देश में लोगों को अनाज मिलता है या फिर बाकी सब चीजें मिलती है। तो खेत है, खेती है, तो मजदूर भी जरूरी है। और खेत का काम करने के लिए गांव में मजदूरों की भी जरूरत होती है कि खेत है तो वो उसमें काम करने के लिए मजदूर चाहिए होते हैं। मजदूर और किसान एक दूसरे के पूरक है। और जो भी किसान है उसको अपने खेत का काम पूरा, वो अकेला तो वो काम पूरा नहीं कर सकता, तो इसके लिए उसे मजदूरों की जरूरत होती है। तो जो किसान है, किसान को मजदूर की जरूरत होती है और मजदूर को काम की जरूरत होती है। तो वो एक दूसरे के पूरक है, वो उनका एक दूसरे से संबंध है और उनका एक दूसरे से जो नाता है वो नाता अच्छा रहेगा तो ही काम अच्छा हो जाता है। मजदूर के बिना किसानों का काम असंभव सा होता है। और
किसान को कितनी भी खेती रहेगी, कितनी भी अच्छी फसल आ रही है, लेकिन वहां पे काम करने के लिए मजदूर चाहिए ही, क्योंकि मजदूर के बिना उनका काम जो है वो असंभव सा होता है। फसल की बुआई, गुड़ाई, निराई, सिंचाई आदि के काम के लिए मजदूरों की आवश्यकता होती ही है। और जो खेत में फसल आती है तो उसके उसके जो बुआई से लेके वो फसल निकालने तक, या फिर खेती से वो निकालने तक जो भी काम है, सारे कामों को मजदूरों की आवश्यकता होती है। भूमिहीन मजदूर परिवार बहुत गरीब होते हैं, और कुछ मजदूर हम देखते हैं कि बहुत गरीब होते हैं कि हर रोज वो खेत में काम कर लेते, तब अपना परिवार के लिए वो कुछ पैसे कमा लेते हैं। उनके पास जमीन नहीं रहती तो रोज उन्हें काम करना होता है। उनके पास अपनी जमीन नहीं होती तो वो अपने खेत में नहीं काम कर सकते, इसीलिए दूसरे किसानों के खेत में जाके वो काम करते हैं। लेकिन जो काम करते हैं तो उन्होंने जितना काम किया है उतना उनको मेहनताना, या फिर उतने उनको पैसे मिलने ही चाहिए। बहुत बार ऐसे होता है कि मजदूर बहुत ज्यादा काम करते हैं, लेकिन उनको उनकी जो कमाई है वो कम मिल जाती है, या फिर कुछ बार ऐसे होता है कि उनको जितना काम किया है उतनी कमाई उनको मिल जाती है। तो उन्हें रोजी रोटी के लिए दूसरों के खेतों में काम करना पड़ता है। फसल की बुआई और कटाई के समय तो बड़े किसानों के खेतों में उन्हें काम और मजदूरी मिल जाती है, परंतु पूरे वर्ष उन्हें काम नहीं मिलता। और ये जो मजदूर है, हम देखेंगे कि मजदूरों का क्या होता है कि पूरे वर्ष उन्हें काम नहीं मिलता। जब खेत में बुआई रहेगी या फिर कटाई रहेगी तब बहुत ज्यादा काम रहता है, तब उन्हें मजदूरी मिल जाती है। लेकिन कुछ दिन ऐसे भी रहते हैं कि कुछ काम नहीं मिलता, मजदूरी नहीं मिलती, तो ऐसे गरीब लोगों को अनेक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। मतलब ये जो मजदूर काम करते हैं तो वो जिस प्रकार काम कर रहे हैं वैसे उनको उनके काम के बदले में हम जो भी पैसे देते हैं वो देने चाहिए। और एक बात हम यहाँ पे और भी लिख सकते हैं कि किसान और मजदूर का जो नाता है वो अच्छा होना चाहिए। मतलब मजदूर को भी किसान के साथ अच्छे से बर्ताव करना चाहिए, या फिर किसान को भी, अभी वो मजदूर है तो मतलब उसे कुछ भी नहीं सुनाना, मतलब वो काम करने के लिए आया, उससे उतना ही काम करके लेना है, ज्यादा काम नहीं करके लेना है। इस प्रकार वो अच्छे से काम करे, दोनों अपनी जगह पे अच्छे से एक दूसरे से बर्ताव करेंगे तो मजदूर भी अच्छे से काम कर लेते हैं। तो ये जो ठेस, ये जो पार्ट है इसमें इस पे आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी हमने लिखे हैं। तो इस प्रकार आपको जो भी पार्ट दिए गए हैं, परिच्छेद दिए गए हैं, जो नहीं है, अभी आप जो प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करते हो उसमें भी वो आपको अच्छे से उत्तर लिखने हैं। ठीक है, किसी को कुछ प्रश्न पूछने हैं? जस्ट मिनट। यस यस आंचल, आपने जो लिखा है यस। वो नीचे में दिखाओ ना। कौन सा? आपका स्क्रीन में दिख रहा है। एक मिनट। हाँ, ओके, कौन सा प्रश्न? मिस अपनी जो हनी ये वाला है वो। ये प्रश्न? हाँ हाँ, ये हाँ, प्रश्न नहीं, वो दूसरा वाला प्रश्न, दूसरा वाला मिस। स्वमत अभिव्यक्ति या कृति? मिस आपने नीचे आपने लिखा है क्या? हाँ, यहाँ पे। हाँ, वो वहां पे है कि परंतु पूरे वर्ष उन्हें काम नहीं आपने मिल पेंसिल पाता। लिखा ना आपने मिस? हम्म। आपने पेंसिल लिखा ना, पेंसिल ना? हाँ हाँ मिस। यस। मिस आपने नीचे तो वो पेंसिल। वाक्य पूरा, हाँ, वो वाक्य पूरा करने के लिए वहां पे पेन से लिखा है बेटा। थैंक यू मिस। ठीक है, हाँ, ओके। और किसी को कुछ पूछना है प्रश्न? यस, सोनू, लक्ष्मी मंडल। अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो। यस लक्ष्मी।
मिस सोमत कितनी Yes. लाइन लिखना है? स्वमत आपको 2 अंक के लिए पूछा जाता है, तो 5-6 वाक्य आपको यहाँ पे लिखने ही है, ठीक है। और आपको अपने विचार लिखने हैं तो उतना आप लिख सकते हो। यस मिस, मतलब आधा पेज लिखना है कि 10 लाइन ऐसे? 7-8 लाइन आप लिखोगे ना तो भी चलेगा, मतलब पूरा का पूरा ऐसा पेज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप जो लिख रहे हो ना, वो उसके पॉइंट्स जो है वो जो क्वेश्चन पूछा है उससे मिलने चाहिए, वो उससे रिलेटेड ही आपको लिखना है, ठीक है। ओके मिस। 7-8 लाइन आप लिख सकते हो। यस। और किसी को कुछ? हाँ यस सोनू। और किसी को कुछ पूछना है आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। शिवल खान, अनम्यूट योरसेल्फ। यस। Okay, ma'am. Can we wind up? Okay, thank you, ma'am. Thank you, students. Thank you, ma'am.